जैसे ही आदमी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, उसका शरीर अचानक वहीं जम गया और फिर उसके हाथ पैर बेकाबू होकर मरोड़ने लगे। क्या ये कोई अलौकिक घटना है या किसी भूत प्रेत की करतूत? स्वागत है आपका 2026 में रिलीज हुई जबरदस्त नई सीरीज खूनी मकान स्पेशलिटी शॉप देखने के लिए। लड़का अजय और उसकी छोटी बहन ने अपनी मां की हत्या अपने पिता के हाथों अपनी आंखों के सामने होते देखी थी। वह डरावना मंजर दोनों भाई बहन के लिए कभी न खत्म होने वाला दुःस्वप्न बन गया। 20 साल बीत जाने के बाद भी अजय अक्सर नींद में डरकर जाग जाता है। कहते हैं बदकिस्मती दुखियों को ही चुनती है। अजय की छोटी बहन शियोए को जन्मजात दिल की बीमारी थी। अजय ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, फिर भी वह बहन के इलाज का खर्च मुश्किल से उठा पा रहा था। इस दिन उसने एक कठिन फैसला लिया, अपने माता पिता का घर बेचने का। यही अजय की इकलौती कीमती संपत्ति बची थी। एजेंट को घर की लोकेशन और बनावट पसंद आई, पर यहाँ हत्या की बात सुनते ही वो तुरंत ठंडा पड़ गया। कंपनी नियमों के मुताबिक हॉन्टेड हाउस मंजूर नहीं है। अजय का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। अगर कोई भी लाश वाले घर को नहीं खरीदेगा या बेचेगा तो क्या ऐसे घरों को बस यूं ही छोड़ देना चाहिए? एजेंट ने अजय को विजिटिंग कार्ड देकर वहां पूछताछ करने को कहा। अजय यीशेंग रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचा, जिसकी खिड़कियों पर हॉन्टेड हाउस और भर्ती के विज्ञापन लगे थे। दरवाजा बंद देख वह खिड़की से अंदर झांकने लगा। अचानक सामने एक चेहरा देख अजय असहज हो गया। तभी कार से एजेंसी का अधेड़ उम्र का मालिक उतरा। मेरा नाम जंग गोशुंग है। हाँ, मैं हूँ। आइए अंदर आ जाइए। बातचीत के बाद अजय समझ गया कि यह एजेंसी मनहूस मकान बेचती है, तो उसने अपने घर की स्थिति बताई। बॉस शुंग पेशेवर थे। उन्होंने बताया कि हादसों के आधार पर घरों की कीमत 60 से 80% ही मिलती है। अजय के घर जैसे हत्या वाले मामलों में कीमत सबसे ज्यादा घटती है। हालांकि 20 साल बीतने से अब असर कम है। शुंग ने वादा किया कि वह घर अच्छी कीमत पर बेच देंगे। हर मनहूस मकान बिक सकता है, बस एजेंट को बेचना आना चाहिए। अजय अस्पताल लौट आया और यह खुशखबरी अपनी बहन को सुनाई, लेकिन श्याओए बहुत विरोध करती नजर आई, क्योंकि यह घर माता पिता की छोड़ी हुई इकलौती चीज थी। पिता के बदलने से पहले वह घर भाई बहन की यादों से भरा था। इसी बीच अजय दुविधा में था, तभी ठेकेदार का फोन आया। छुट्टियों की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया था। अगले दिन अजय ईशेंग एजेंसी पहुंचा और बॉस से माफी मांगते हुए घर बेचने से मना कर दिया। श्योंग लाओबान ने बहुत उदारता से उसकी बात को समझा। अजय को अचानक बाहर लगे भर्ती विज्ञापन की याद आई। अब जब वह बेरोजगार था, उसने पूछा कि क्या वह यह काम कर सकता है। श्योंग लाओबान के जवाब देने से पहले ही एक मोटा आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। नानजिंग रोड की गली 280 में मकान मालिक ने अचानक इसे बेचने को कह दिया। ग्राहक को देखते ही श्योंग लाओबान ने सबको काम पर लगा दिया। अजय को खड़ा देख उसने उसे भी साथ बुला लिया। नया मोटा आदमी माउंटो है। उसके पिता श्मशान में हैं, तो पुलिस के अलावा उसे ही सबसे पहले हत्या का पता चलता है। यीशेंग एजेंसी दूसरों से पहले मृतक के परिवार को ढूंढकर सस्ते में सौदा करती है। सस्ते में मनहूस प्रॉपर्टी लेना, लेकिन वे सफाई से पहले हर्बल क्लिनिक में चाय पीने जाते हैं। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। ये बुरी आत्माओं को भगाकर सुरक्षा देता है। दुकानदार बी पोपो काफी सौम्य है। उन्होंने तुरंत पहचाना कि अजय नया है, इसलिए उसे अकेले अंदर बुलाया। भालू मालिक और बाकी लोगों को यह अजीब नहीं लगा। उसका स्वास्थ्य ठीक है ना? असल में मनहूस मकान का एजेंट बनना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बी पोपो एक हाथ से अजय की नब्ज देखते हुए दूसरे हाथ से पीछे गणना करने लगी। फिर हैरान होकर उन्होंने कई सवाल पूछे। इस साल तुम 18 के हो, राशि चूहा है, सही? और छोटी बहन कैसी है? अजय हैरान था कि बी पोपो को उसकी हालत कैसे पता है। सबके जाने के बाद एक उनिंदी लड़की नीचे आई। तभी बी पोपो अचानक बोली, पुरानी बेरी, आर्नी। लगता है इस लड़की का अजय से पुराना रिश्ता है। और तभी श्योंग लाओबान अपने साथियों के साथ भूतिया घर पहुंच गया। अक्सर घर की बिक्री तय होते ही वे कमरे साफ करते हैं, ताकि ग्राहकों को दिखाने में आसानी रहे। मंटो ने बताया कि यहाँ एक बच्चे की मौत हुई थी। उसके जुआरी माता पिता ने नशे में उसे पीट पीट कर मार डाला और लाश कचरे के बैग में छिपा दी। बदबू आने पर पड़ोसियों को पता चला। फर्श पर अब भी काले निशान थे। बॉस ने काम शुरू करने को कहा, तो योंगरेन कार हटाने के बहाने नीचे भाग गया। इस कामचोर कर्मचारी के बावजूद भालू बॉस चुप रहे। वे जानते थे कि योंगरेन भूतों के डर से भागा है। आगे की सफाई अब सिर्फ अजय को सौंपी गई। अजय ने बिना बहाने दस्ताने पहनकर काम शुरू किया। उसने अनजाने में वॉश बेसिन पर रखी सब्जी काटने की छुरी देखी। अचानक उसकी पीठ में एक ठंडी सी सनसनी दौड़ गई। तभी एक कंचा लुढ़कता हुआ आया। उसने उसे उठाकर देखा ही था कि वह छुरी अचानक गायब हो गई। इसी समय एक और कंचा लुढ़क कर आ गया। अजय ने देखा कि बगल के बेडरूम की अलमारी का दरवाजा खुल रहा है और कंचा वहीं से लुढ़क कर आया है। डरते डरते आगे बढ़ते हुए अजय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोल दिया।
लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। मगर जैसे ही उसने राहत की सांस ली, अलमारी के दरवाजे पर खून से सने पंजों के निशान उभर आए। अजय डर के मारे पीछे हट गया और आईने में उसने देखा कि बिस्तर पर एक बच्चा पेट के बल लेटा है। उसके पैर कांप गए और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। तभी गायब छुरी अंधेरे से निकली। अजय पर हमले के वक्त एक परछाई ने झपटकर छुरी पकड़ ली। अजय ने पहचाना कि वह क्लिनिक वाली लड़की है। वह कुछ बड़बड़ाते हुए तावीज जला रही थी। वह कमरे में गई और अलमारी खोली, जहां एक डरा हुआ लड़का दुबका बैठा था। लड़की ने उसे प्यार से दिलासा दिया कि अब वह सुरक्षित है। जल्द ही सब चीनी चिकित्सा केंद्र लौटे, जहां अजय को पता चला कि भूतिया मकान की सफाई में अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं। इसलिए वे दादी भी और उनकी पोती की मदद लेते हैं। यह जोड़ी बुरी आत्माओं को भगाने में माहिर है और लंबे समय से एजेंसी के साथ काम कर रही है। अगली सुबह बी दादी के साथ सबने उस लड़के के लिए अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना की और यह कार्य संपन्न हुआ। भूतिया घर साफ हो गया। अजय को लगा जैसे वह लड़का उसे अलविदा कह रहा है। वापसी पर दादी की पोती मो अजय से बोली, तुम पर मेरा कर्ज है। क्या? एक जान। मामला आसानी से सुलझ गया और खरीदार भी मिल गया। सू ने सबको लाल लिफाफे दिए और अजय के लिए सूट खरीदा, यह मानकर कि वह काम के लिए तैयार है। अजय बहुत खुश हुआ। उसने नया सूट पहना। बिशिंग हाउसिंग में स्वागत है। सच तो ये है कि शियोंग बॉस की नजरें पारखी हैं। बाकी दो के मुकाबले अजय कहीं ज्यादा मेहनती हैं। उस दिन वह देर रात घर लौट रहा था, तभी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। अजय गाड़ी धक्का देते हुए एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंचा। वह मदद मांगना चाहता था, पर उसने एक डरावना नजारा देखा। दीवार पर बनी तस्वीर से खून बह रहा था। मेज पर रखी गुड़िया लाल डोरी से बंधी थी। अजय डर से लड़खड़ाया। तभी उसका हाथ एक सील बंद हांडी के काले चिपचिपे तरल में जा गिरा। वह घबराकर भागा, पर उसने नहीं देखा कि एक काला साया उसे घूर रहा था। वह तुरंत बहन के अस्पताल पहुंचा, जहां सेंसर वाला दरवाजा खुद खुल गया। वह साया अस्पताल तक उसके पीछे आया था। उसी रात छोटी ड्रिंक लेने बाहर निकली तो गलियारे की लाइटें झपक रही थी। खतरा करीब देख वह मुड़कर लिफ्ट की ओर भागा, पर दरवाजे बंद होते ही एक विशाल हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली। अगले पल शियाई चौंक कर जागी, पर बाह के निशान और मेज पर रखा ड्रिंक बता रहे थे कि वो सपना नहीं था। अगले दिन अस्पताल में अजय ने देखा कि बहन का चेहरा पीला था और शियाई ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? क्या इस दुनिया में भूत होते हैं? हॉन्टेड हाउस के मामलों से निपट रहे अजय को अपनी बहन की डरी सहमी हालत देख तुरंत एहसास हुआ कि कुछ अजीब हुआ है। वह तुरंत चीनी चिकित्सा केंद्र में शियोमो के पास मदद मांगने गया, पर शियोमो का रवैया हमेशा की तरह ठंडा रहा और उसने अजय को हॉन्टेड हाउस बेचना छोड़ देने की सलाह दी। रात में बार बार बाहर जाने से भूत का सामना हो गया, जो घर तक आकर बहन को खतरे में डाल सकते हैं। पर दवा के पैसे न होने से अजय मजबूरी में एजेंसी लौटा, जहां दरवाजे पर एक सुंदर युवती मिली। तो तुम यही हो? ली जिंग हॉरर हाउस एजेंसी में नौकरी के लिए आई है। बॉस को लगता है यह काम खतरनाक है और लड़कियों के लिए ठीक नहीं, पर ली जिंग का कहना है कि उसकी बोलचाल अच्छी है और उसे रोमांच पसंद है। तभी मंटो के घर से फोन आया कि नया ग्राहक आया है। यह सुनकर ली जिंग ने तुरंत साथ चलने की इच्छा जताई। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बॉस को न चाहते हुए भी ली जिंग को साथ लेना पड़ा, पर शुरुआत खराब रही। मृतक के पिता ने एजेंट्स को देखते ही डांटना शुरू कर दिया और कहा कि ये लोग पैसे के लिए ईमान बेच देते हैं। बॉस के समझाने पर भी बुजुर्ग नहीं माने। तब ली जिंग ने खुद ही यांग यांग को ढूंढ निकाला। मृतक की माँ, हर चीज तुम्हें उसकी याद दिलाएगी। इस तरह बस तुम उससे बचने की कोशिश करो, इससे सिर्फ दर्द और लंबा खींच जाएगा। उसकी बातों के जादू से आखिरकार परिवार वाले घर बेचने को राजी हो गए। शियोंग लाओ बान ने ली जिंग की तारीफ की और कहा कि वह अब स्थायी कर्मचारी है। घर की चाबी मिल गई। अब अगला कदम है उस मनहूस घर की सफाई करना। लंबे समय तक हवा न मिलने से कमरे में एक पुरानी और अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मांटो के मुताबिक मालकिन को पति के धोखे का सामना करना पड़ा। उसने उसे वापस पाने के कई अजीब तरीके अपनाए, पर शादी न बचा पाने पर उसने जान देने का फैसला किया। बालकनी के निशानों और वेदी पर बलि की सामग्री देख मालकिन के पागलपन का पता चलता था। मालिक ने सबको काम पर बुलाया, पर योंगरेन चालाकी से बचकर पत्नी को मैसेज भेजने लगा। तभी स्क्रीन पर एक बाल गिरा। योंगरेन ठीक उसी जगह था जहां मालकिन की मौत हुई थी। वह सिहर उठा। इतना लंबा बाल देख समझना आसान था कि यह किसका है। तभी अस्पताल में ऐ सुनती है कि बाहर हलचल है। दरवाजा खोलते ही उसे गलियारे में वही राक्षस दिखता है। वह तुरंत दरवाजा बंद कर बिस्तर के नीचे छिप जाती है, पर वह साया दीवार पार कर अंदर आता है और बिस्तर के ऊपर सिर निकाल लेता है। इधर अजय को सूचना मिलते ही वह जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचता है। नर्स ने देखा कि आधी रात को छोटी ऐ को अचानक दौरा पड़ा और वह कोमा में चली गई। डॉक्टरों की जांच में कोई ठोस वजह नहीं मिली और उसके होश में आने का भी पता नहीं था।
अगली सुबह अजय बेचैन होकर हॉल में बैठा था। उसकी बहन अब तक नहीं जागी थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक कैंटीन की आंटी ने दयालुता से उसे सलाह दी कि अगर कोई अजीब बीमारी हो जिसका पता न चले तो किसी जानकार गुरु से मिल लेना चाहिए। यह कहकर उन्होंने काट दिया। हार मानकर अजय बताए गए गुरु के पास गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुरु इतना काबिल होगा। गणना करते ही उसने समस्या समझ ली और तुरंत आत्मा बुलाने की रस्म की बात कही। गुरुजी ने पीले कागज पर छेद किया और घंटी बजते ही चावल के दाने एक एक कर उस छेद में गिरने लगे। अजय के कुछ समझने से पहले ही गुरु ने चिल्लाते हुए तलवार से चीनी के कई कटोरे तोड़ दिए। रस्म के बाद गुरु ने अजय को बहन के लिए एक ताबीज दिया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 दिन के अंदर छोटी यह जाग जाएगी। घर लौटकर 24,000 का बिल देख अजय को ठगा सा महसूस हुआ, पर तभी अस्पताल से फोन आया कि छोटी यह होश में आ गई है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अजय को असली गुरु से मिलने का यकीन हो गया और वह ताबीज लेकर अस्पताल भागा, पर घर लौटते गुरुजी को एक रहस्यमय शक्ति ने वहीं जड़ कर दिया। उनके हाथ पैर बेकाबू होकर मरोड़ने लगे। पीछे खड़ी काली परछाई के हाथ में ताबीज की पर्ची थी जो शायद उनकी हरकतों को नियंत्रित कर रही थी। फिर गुरुजी ने जमीन से कैंची उठाई और उसे अपनी जीभ की ओर बढ़ाने लगे। तभी अस्पताल में लेटी छोटी यह चौंक कर जाग गई। उसे लगा कि उसके टखनों को किसी चीज ने बांध रखा है। टखने पर कुछ बंधा हुआ महसूस हुआ। हैरानी से उसने कंबल हटाया और अगले ही पल एक ताकत ने उसे जमीन पर घसीट दिया। उसके सामने का पर्दा हट गया और फिर से शियाओआई ने उस अजीब आदमी को देखा। इसके तुरंत बाद उसे अंधेरे की गहराई में धकेल दिया गया और अस्पताल के बिस्तर पर एक और शियाओआई लेटी हुई थी। यही हॉन्टेड शॉप के शुरुआती एपिसोड्स की कहानी है। मेरा मानना है कि वह साया कोई यमदूत है। शियाओआई ने जो छाया देखी वह उसका अपना शरीर था, जिससे पता चलता है कि वह अभी देह मुक्त अवस्था में है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे।